नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी टेट की तैयारी के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का 5वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले पर्यावरण अध्ययन के 4 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और 10-5 प्रश्नों के मैंने क्विज भी बनाए हुए हैं। अगर आप वो टेस्ट देना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेस्ट 1, टेस्ट 2, ये 2 टेस्ट हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। 10 या 5 क्वेश्चन के टेस्ट हैं, आप दे लेंगे तो अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही यूपी टेट की तैयारी से संबंधित सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है अष्टमुडी, चिल्का, पुलिकट या कोल्लेरू। तो पश्चिमी तट की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर ए यानी अष्टमुडी इसका सही उत्तर होगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज या फिर रावी। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हिमालय से परे की नदी यानी हिमालय से जो नदी नहीं निकल रही है वो कौन सी नदी? यहाँ पर गंगा, यमुना, सतलज, रावी, तो वो है सतलज नदी। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, या फिर ए और सी दोनों। तो यहाँ पर क्या है, जो मैंग्रोव वनों पर अगर वैश्विक तापन बढ़ेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा? तो वहाँ पर जो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र होंगे वे जलमग्न हो जाएंगे। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? प्रकाश या फिर ऊर्जा। देखो, एक दिशा की बात है, एक दिशीय प्रवाह है, तो यहाँ पर उत्तर सही होगा ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश जो होता है वो तो चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है, लेकिन जो ऊर्जा होता है वो एक दिशीय प्रवाह है। ठीक है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, वन साफ करने की, वन रोपण कौन सी प्रक्रिया है? वन साफ करने की, पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की। वन रोपण यानी वनों को रोपना, तो यहाँ पर पेड़ लगाने की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? पीर पंजाल पर्वतमाला शिवालिक, पार हिमालय, केंद्रवर्ती हिमालय या फिर निम्न हिमालय। तो जो पीर पंजाल पर्वतमाला है वो निम्न हिमालय का भाग है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, सदाबहार बरसाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? यानी जो सदाबहार वन है वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं वहाँ कितनी वार्षिक वर्षा होती है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर से अधिक। तो यहाँ पर बरसाती वन की बात हो रही है तो 200 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा वहाँ पर होनी चाहिए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी। तो नर नारायण सेतु का जो निर्माण है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले आप नीचे कमेंट में बता दीजिए कि जो नासिक है वो किस राज्य में पड़ता है। ये अगर आप बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नासिक किस राज्य में पड़ता है? अगर आपको आता है तो जरूर बताइएगा, नहीं आता तो आपको कमेंट में पता चल जाएगा। नासिक किस नदी के किनारे पड़ता है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी नदी किनारे पड़ता है नासिक। अगला प्रश्न है, वन आच्छादन के कम होने के क्या कारण है? जो वन आच्छादन है ये कम होता जा रहा है, क्या कारण है? कृषि, निर्माण उद्योग, बढ़ती हुई आबादी, पर्यटन और तीर्थ यात्रा। तो वन आच्छादन के जो कम होते, वन कटते जा रहे हैं, तो इसका क्या मुख्य कारण है? बढ़ती हुई आबादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती?
3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं लगती? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम या फिर जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा राज्य जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं लगती हैं? वो है आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पठार की स्थलाकृति आदर्श है खेती के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, जल विद्युत के उत्पादन के लिए। यानी जो पठार की स्थलाकृति है वो किसके लिए आदर्श है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पठार की स्थलाकृति आदर्श है खनन के लिए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? किसकी समरूपता होती है? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की, आर्थिक आधार और प्रजातियों की। तो यहाँ पर किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता जो होती है वो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में किसके कारण चंबल के खादर बने हैं? चंबल के जो खादर हैं वो अपरदन के कौन से प्रकार के किस कारण बने हुए हैं, ये आप बताना है। आस्फालन, आस्तर, क्षुद्र सरिता या फिर अवनालिका। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा अवनालिका। इससे संबंधित प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है यूपी टेट में, तो इसका सही उत्तर होगा अवनालिका। चंबल के जो खादर बने हैं वो अवनालिका अपरदन के कारण। अगला प्रश्न है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय किस देश के साथ है? जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी किस देश के साथ है, ये आपको बताना है। बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान। रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है भारत की। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र और दामोदर। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बहुत ज़्यादा बदलती है? वो है कोसी। और कोसी जो है वो बिहार में बहती है और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बिहार का शोक कहते हैं। प्रश्न आ जाए, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत बदलती रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चित्रित करता है? जो मैकाल की पहाड़ियां हैं उसमें अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चित्रित करता है? आपके सामने ऑप्शन है गंडक, चंबल, नर्मदा या फिर घाघरा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा नर्मदा। जो मैकाल की पहाड़ियां हैं उसमें अमरकंटक पठार है, वहां से नर्मदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? अरब सागर में नदी नहीं मिलती। पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो अरब सागर में नहीं मिलती है वो है कावेरी। जो आपकी ये पेरियार, नर्मदा, ताप्ती, ये तीनों नदियाँ अरब सागर में मिलती है। जैसे आपको मालूम होगा भारत के नीचे का मानचित्र ये, इधर आपका जो इस साइड है वो है बंगाल की खाड़ी, ठीक, और इस साइड जो है वो है अरब सागर, ठीक है, और ये आपका नीचे की तरफ जो है वो हिंद महासागर है। तो जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ज़्यादातर जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती, लेकिन कुछ नदियां हैं, 4-5 नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में ना गिर के अरब सागर में गिरती हैं जाके, ठीक है। इसी को कहते हैं खंबात की खाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। अरब सागर कहें या खंबात की खाड़ी कहें तो लगभग बात एक ही है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो अरब सागर में नहीं मिलती है वो है कावेरी नदी, और बाकी जो हैं पेरियार, नर्मदा, ताप्ती, ये सब अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। जो वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व, अभ्यारण्य, सामाजिक वन या फिर नेशनल पार्क। तो वन्य जीवन की बात हो रही है तो नेशनल पार्क है इनके लिए। अगला प्रश्न है, भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर निम्न में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? यानी ऐसी फसल जहां पर ढलानदार पर्वतीय भूभाग है, वहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो वहां पर कौन सी फसल सबसे ज्यादा अच्छी होगी? चाय की खेती सबसे ज्यादा होगी। अगला प्रश्न है, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है कहाँ पर? सबसे अधिक होता है जहां पर नदी की गहराई अधिक हो, नदी की चौड़ाई अधिक हो,
नदी का प्रवाह तेज हो या फिर नदी का ढाल अधिक हो। तो नदी का जो अपर्दन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जहाँ पर नदी का प्रवाह सबसे तेज होता है वहाँ पर अपर्दन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देखो जितनी तेजी से नदी बहेगी उतनी तेजी से वो अपने साथ मिट्टी बहाती हुई ले जाएगी और सबसे ज़्यादा अपर्दन भी उसी कारण होगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, नदियों द्वारा उनके मार्ग में बनी निम्नलिखित विशेषताओं को ऊर्ध्व प्रवाह से प्रारंभ कर क्रमबद्ध कीजिए। विसर्प, प्रपात, डेल्टा, चाप, झील। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा इसका जो सही क्रम है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इन चारों में से विकल्प चुनकर बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए। नदियों द्वारा उनके मार्ग में बनी निम्नलिखित विशेषताओं को ऊर्ध्व प्रवाह से प्रारंभ करके क्रमबद्ध कीजिए। आप 4 ऑप्शन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं और मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले प्रपात बनेगा, फिर विसर्प बनेगा, फिर चाप झील बनेगा, फिर डेल्टा बनेगा। ठीक है, यानी 2 1 4 3 2 1 4 3 इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है वह कौन सा है? मतलब ऐसा महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है वो। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, वलन पर्वतों में अवसादी शैलों की बहुत मोटाई क्यों होती है? जो वलन पर्वत होते हैं वहाँ पर अवसादी शैलों की बहुत ज़्यादा मोटाई क्यों होती है? आपके सामने ऑप्शन है, लाखों लाख वर्षों तक घाटी में अवसादों के निक्षेप के कारण, भू अभिनत में अवसादों के संचय के कारण, मैदान पर्वतों में वलित हो गए, अवसाद चयन और नापे वलनों में वलित हो गए। तो यहाँ पर अवसादी शैलों की जो मोटाई होती है वो बहुत ज़्यादा क्यों होती है ये पूछा जा रहा है। ऐसा होता है वहाँ पर सबसे मोटाई इतनी ज़्यादा क्यों जाती है? क्योंकि वहाँ पर कई लाखों वर्षों तक घाटी में अवसाद के निक्षेप हो जाते हैं, इस कारण वहाँ पर अवसादी शैलों की मोटाई बहुत ज़्यादा हो जाती। अगला प्रश्न है, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। ऐसा कौन सा सागर है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, कैरेबियन सागर। तो भूमध्य सागर जो है इसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। और महाद्वीप कितने होते हैं अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट में बताइए कि आखिरकार महाद्वीप कुल कितने होते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि क्या कहलाती? समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि कहलाती है जलडमरू मध्य, प्रायद्वीप, स्थल संयोजक या फिर द्वीप। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? समुद्र में बहिर्वृष्ट भूमि कहलाती है प्रायद्वीप। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ठंडी महासागरीय धारा नहीं है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। कैलिफोर्निया, ओयासियो, क्यूरोशियो या फिर केनारी। तो जो क्यूरोशियो है ये ठंडी महासागरीय धारा। तो इस टॉपिक से 37 क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपके लिए लिए हैं और इन सभी के उत्तर भी आपको बता दिए। और जो बीच बीच में क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको भी आप जरूर बताइए। जैसे मैंने पूछा जो नासिक है वो किस राज्य में पड़ता है, तो वो आप नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। कोई समस्या है तो वो भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।